माँ जीवन दायिनी होती है। एक माँ सिर्फ एक नए जीवन को जन्म नहीं देती, बल्कि एक पीढ़ी, एक भविष्य को जन्म देती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर सीमा प्रकाश का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली से। थैंक यू। तो आप दोनों को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की शुभकामनाएं। अब जब जनसंख्या की बात करते हैं तो डॉक्टर सीमा, हेल्दी पॉपुलेशन का आधार है हेल्दी मदर एंड चाइल्ड। तो अगर पिछले दशक भर में देखें और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है, तो क्या बड़े तौर पे फैक्टर्स आप मानती हैं फॉर गुड हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड? बहुत ही मतलब आज के दिन के लिए बहुत ही सटीक आपका प्रश्न है। बेसिकली जो अभी पिछले दशक में जो हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, इट इज़ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड हेल्थ। तो उसके जो मेन जो कारण समझे जाते हैं, वो एक तो ये है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिनकी वजह से कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुआ। सेकेंड, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लाइक आशा, ANM, दे हैव बीन रिक्रूटेड एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देन एंटीनेटल पीरियड की जो बात करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी उनकी केयर होने का और उनके अवेयरनेस के लिए जो सारे सरकार की तरफ से और हॉस्पिटल्स की तरफ से जो प्रयत्न करे जा रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। चौथी चीज़ जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, विच हैज़ रियली इम्प्रूव्ड, एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो हुआ है, एंड एज सच जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल भी इम्प्रूव हुई है। दैट इज ए बेसिक रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर कहते हैं हेल्दी लाइफ बिगिन इवन बिफोर बर्थ। तो ऐसे में आप भारतीय परिवेश में कैसे देखते हैं स्थिति को? निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हमारा जीवन माँ के पेट से ही शुरू होता है। तो जब गर्भवती महिला होती है तो उनका उचित ध्यान रखना, जैसे मैडम ने बताया, खान पान का ध्यान रखना, उनको खुश रखना हर तरह से, ये परिवार की जिम्मेदारी है। तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। तो उसका जन्म एक अच्छी जगह हो। अच्छी से मेरा मतलब है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी देख रेख में हो। हम अवॉइड करें कि घर में ये बच्चा ना हो, किसी अस्पताल में हो या मैटरनिटी सेंटर में हो, वहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जन्म के समय उचित देखभाल अगर ना हो तो उनको ऐसी समस्याएं हो जाती हैं तो जीवन भर उनको प्रभावित करती हैं। तो शुरुआत तो वहाँ से होती है। फिर उसका उचित ध्यान रखा जाए, माँ का दूध बच्चों को मिले, शुरू के 6 महीने अवश्य मिले, उसके बाद लगभग 2 वर्ष तक मिले। फिर हम कुछ खाना देना शुरू करें और वो चलता रहे। उसकी सब लोग बच्चे से बात करें, उसको बढ़ाने में उसकी मदद करें। ये सब चीज़ें करेंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। बच्चा स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल। और इसके लिए हम डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करते हैं, आशा बहनों का, ANM दीदियों का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, परिवार का। और यदि आज हेल्दी मदर एंड चाइल्ड पर आप भी डॉक्टर पेमडे, डॉक्टर सीमा प्रकाश से कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर सीमा, एक धारणा ये है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया कि भाई हाँ अब महिला माँ बनने वाली है, तो उन्हें लगता है अब जाना है गायनी के पास। क्या ये सही है या फिर प्री कंसेप्शन केयर से ही गायनी से मिले? बिल्कुल। जो हम चाहते हैं कि बेस्ट जो अप्रोच है दैट इज़ कि प्री कंसेप्शन, व्हेन यू प्लान प्रेगनेंसी, कि आपने सोचा है कि आप अब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, then you should consult the doctor because before pregnancy also so many things like folic acid is started. फॉलिक एसिड जो है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में, उनको प्रिवेंट करता है। तो उन चीज़ों के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, थैलेसीमिया स्क्रीन कर सकते हैं, और बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनको हम पहले से ही स्क्रीन कर सकते हैं। एंड वी कैन टेक केयर कि जब प्रेगनेंसी हो रही है तो मदर इज इन द ऑप्टिमम हेल्थ एंड द प्रेगनेंसी विच द रिजल्ट ऑफ द प्रेगनेंसी इज बेस्ट। जी, भोपाल से एक हमारे रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर प्रदीप साहू। नमस्कार। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आज मोस्टली ये देखने में आ रहा है कि अधिकतर कपल के यहाँ पर क्या है, जो ट्विंस का बर्थ हो रहा है, देखने में आ रहा है मोस्टली। तो एक तो इसका कारण क्या है, और दूसरी बात, इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं तो मदर जो होती है उसको किस तरह के केयर की जरूरत होती है?
और मैं तो इवन देखा, हमारे एक परिचित थे, उनके यहाँ विद इन हाफ एन आवर 4-5 बच्चों का बर्थ हुआ था। तो इस तरह के केयर जो ऑर्डिनरी केयर से, ऑर्डिनरी वर्क से डिफरेंट होते हैं, उसमें किस तरह की केयर की जरूरत होती है मदर को? थैंक यू, बताइए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। एज अ पेडिट्रिशियन, क्या ये है सही कि ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स दशक भर में ज्यादा? ट्विंस और ट्रिपलेट पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि बढ़ गए हैं पहले से, है ना। निश्चित रूप से जब ट्विंस हो जाते हैं तो परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, 2 बच्चों को पालना होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि प्रकृति माँ को इस रूप में तैयार करती है कि दोनों बच्चों को वो अपना फीड दे सके। तो इसमें ये नहीं है कि अगर एक बच्चा है तो होगा, दोनों के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध उपलब्ध होता है, वो जरूर पिलाएं। पर माँ कैसे और तैयारी करे जब अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि ट्विंस हैं? ट्विंस एक्चुअली जब पता चलता है कि ट्विंस हैं तो बहुत सारी, एक तो ये है कि हमें ये भी देखना होता है कि ट्विंस इज़ जस्ट नॉट लाइक अ सिंगलटन प्रेगनेंसी। सिंगल प्रेगनेंसी से थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें थोड़े से फैक्टर्स जो है हाई रिस्क हो जाते हैं। वी कंसीडर दैट प्रेगनेंसी एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और दूसरा, आजकल जो अभी फ़ोन पे बात हुई कि ट्विंस ट्रिपलेट्स जो देखे जा रहे हैं, उसका एक रीज़न है लेट मैरिजेस एंड मोर IVF, है ना। इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ गए हैं और IVF में ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स ज़्यादा देखे जाते हैं। तो दैट में भी ए रीज़न जिसकी वो बात कर रहे थे। एंड उन केसेस में बेसिकली वही है कि ट्विन एंड ट्रिपलेट तक तो इट्स ओके, वुमेन कैन डिलीवर ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स, पर जब 4 बच्चे हों या उससे ज़्यादा हों तो उनको रिड्यूस करना पड़ता है। एंड कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स जो मैं बात कर रही थी कि जैसे ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होता है, बेबीज का साइज छोटा होगा, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज जो कि काफ़ी ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन है फॉर मैटरनल हेल्थ, जिसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, उसके लिए PPH का जो मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स प्रायर when we are planning such kind of care. राइट। लेकिन डॉक्टर जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो पहला एक सिंगल बच्चा है, उसी को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां का एहसास होता है और सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जब पता चले कि वो ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तब तो और ज़्यादा हमें सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसे में किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हम लोग न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ों पर ध्यान अभी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आपने गर्भावस्था की बात की जी। तो गर्भावस्था एक सामान्य अवस्था है, ये बीमारी नहीं है, पहले हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। तो जैसे हमारा जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है माँ का ध्यान रखने की, वो बड़ा इसमें काम आता है। अच्छा ध्यान रखें, अच्छा खाना खिलाएं, अब 2 लोगों के लिए उसको खाना है, उसके खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए, थोड़ा कैल्शियम भी ज़्यादा हो, आयरन भी ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हैं। और एक डॉक्टर की देख रेख में हो, क्योंकि आयरन की गोलियां मदर को खानी है जिससे उसका विकास हो, बच्चे में खून की कमी ना रहे और खुश रहें वो। जैसा बच्चा चाहती है वो सोच के खुश रहें। खुश रखने में जो भी चीज़ें परिवार को करनी है वो सब हमें करना चाहिए, खान पान से लेके उनकी देखभाल करनी। बिल्कुल, वी वांट हेल्दी एंड हैप्पी पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश चलते हैं जहां पर संतोष जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, मेरा सवाल ये है मैम कि गर्भवती को यानी कि सोनोग्राफी कितनी करवाना चाहिए 9 माह में, और नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है आजकल? जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब, वो जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं उसमें ये सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराना चाहिए? अच्छा, ये काफ़ी लोगों की क्वेश्चन रहता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है कि सभी को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि कितने अल्ट्रासाउंड कराएं। कई प्रेगनेंसीज में ज़्यादा होते हैं, पर जो बेसिक अल्ट्रासाउंड्स हैं, एक तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो ये देखने के लिए कि बच्चा यूट्रस के अंदर है या यूट्रस से बाहर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, वो देखने के लिए करा जाता है। और उसी में यूजुअली बच्चे की धड़कन दिख जाती है। अगर वो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है तो उसे कहते हैं फीटल कार्डियक एक्टिविटी। तो वो 6 वीक्स पे दिखनी शुरू हो जाती है। एंड उसके अलावा जो है, जो मैं बात कर रही थी कि हम प्लान प्रेगनेंसी करते हैं एंड वी सी एवरीथिंग कि बच्चे में आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि 11 to 13 वीक्स पे होता है। मतलब आप अंदाजा लगा लें जनरल पॉपुलेशन के लिए कि 3 महीने जब पूरे होने वाले हैं तब वो अल्ट्रासाउंड होगा, जिसे हम बोलते हैं NT-NB स्कैन, विच इज कॉल्ड नेजल न्यूकल फोल्ड थिकनेस एंड नेजल बोन।
वो बेसिकली बच्चे में जो अंदरूनी खराबी के जो लक्षण होते हैं, डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस होते हैं, Okay. उसके लिए किया जाता है 11 to 13 वीक्स में। उसके बाद जो एक स्कैन जो मैंडेटरी है वो है लेवल 2 स्कैन, विच इज़ ऑल्सो लेवल 2, जिसमें कि बच्चे की पूरी बनावट देखी जाती है, उसके हार्ट का, उसके ब्रेन का, सारी बनावट डिटेल्ड स्कैन जिसे कहते हैं, वो 19 to 20 वीक्स के बीच में कराना होता है। ओके। उसके बाद जो आगे के स्कैन्स हैं वो डिपेंड करते हैं मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब बिल्कुल third 9वें trimester महीने के के- आसपास, Okay. या डिपेंडिंग ऑन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कि अगर प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो हो सकता है थोड़ा जल्दी करा लें, अदरवाइज एक स्कैन और यानी कराया मोटे जाता है। तौर पे 9 महीने में 4-5 चार स्कैन, चार स्कैन। तो ये स्टैंडर्ड सभी गायनीज जो होते हैं वो सब ये करते होंगे ना, सजेस्ट प्रिस्क्राइब करते होंगे ना कि ये Exactly. अल्ट्रासाउंड ये कराने तो मतलब एक हैं। प्रोटोकॉल है विच Right. हैज टू बी कराना ही Right. कराना ये है। तो Yes, ma'am. कराना ही है, अगर मदर पहुंची ही नहीं 4 महीने तक गायनकोलॉजिस्ट के पास तो वो तो सो कुछ नहीं बहुत कर ज़रूरी है कि डॉक्टर से आप समय से सलाह ज़रूर लें। पर डॉक्टर हरीश पेमड़े, लेट मी ऑल्सो गेट योर थॉट्स ऑन द थीम दिस टाइम ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025, एंड इट टॉक्स अबाउट एम्पावरिंग द यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। कैसे आप इसको समझिए? देखिए, हमारे समाज की एक यूनिट है परिवार। जी, परिवार को स्वस्थ और खुश रहना चाहिए, है ना, ये हम आज बात कर रहे हैं। हमेशा एक परंपरा है, प्रकृति का नियति का नियम है कि नए नए परिवार बनते ही रहेंगे। तो कैसे हम एक नए परिवार बनाने में, अपने जो परिवार बनाने वाले हमारे आज बच्चे हैं, कल परिवार बनाएंगे, उनकी हम सहायता करें, कैसे करें, इस पर हमें ध्यान देना है। तो ये किशोरावस्था की जो उम्र है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने प्री कंसेप्शन केयर की बात की, हम उससे और पहले जाते हैं कि कैसे अपने किशोरों को हम एक नया परिवार बनाने के लिए तैयार करें, Okay. कैसे उनको हम स्वस्थ रखें, कैसे उनमें एनीमिया ना हो ये देखें, उनका कद ठीक रहे, उनका जो वजन है वो ठीक रहे, कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो, और उनके जो बाकी के व्यवहार हैं वो अच्छे रहें, जैसे कोई सब्सटेंस अब्यूज, तंबाकू वगैरह इनका सेवन वो ना करें, ज़िंदगी भर के लिए वो अच्छा होता है। तो स्वस्थ रहेंगे अगर आज के हमारे किशोर, तो भविष्य के वो जो अभिवक्ता बनेंगे या जो माता पिता बनेंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। जी। तो स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी दूसरी चीज़ें भी हैं जो समाज ने उनको देनी है, कि एक इंडिपेंडेंट फैमिली अगर अपना परिवार बनाएंगे तो उनको कुछ कमाने की व्यवस्था भी होना चाहिए, उनके पास पैसे भी बिल्कुल। होना चाहिए, जगह भी होना चाहिए। ये सब हमारे समाज ने उनको प्रदान करना है, तभी एक स्वस्थ परिवार हमारा नया बनेगा, तभी स्वस्थ देश बनेगा। बिल्कुल, स्वस्थ परिवार की बात है, स्वस्थ देश की बात है, लेकिन एक हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि प्रेगनेंसी की एक अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए। इस पर हमेशा वाद विवाद बना रहता और है। हम कब कहेंगे कि लेट मैरिज हुई है? यस। बेसिकली अगर हम प्रेगनेंसी से रिलेट करें, इनफैक्ट आजकल तो जिस तरीके से मतलब करियर ओरिएंटेड पूरी फैमिलीज, मतलब बच्चे खास करके हो गए हैं, और वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 30 इयर्स उनकी एज हो ही जाती है। बट अगर ऐसा मतलब इन जनरल हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ लेट मैरिज है या अर्ली मैरिज है, बट फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू 30 इयर्स के बाद जो देखा गया है डाउन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। तो वो इट इंक्रीजेज विद एवरी इंक्रीजिंग ईयर। सो उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट यू हैव अ बेबी एट अराउंड 30 इयर्स। तो जो हम कहते हैं कि एल्डरली फर्स्ट प्राइमी जिसे बोलते हैं, फर्स्ट बेबी जिसका बोलते हैं एल्डरली प्राइमी, वो हम अब तक जो बोलते थे 30 इयर्स को बोलते थे, बट अब हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है कि अब हम उस टर्म को यूज़ नहीं करते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड अराउंड 30, मतलब 29, 30, 31, 32 वो एज आ गया है, बट सजेस्टेबल जो है वो दैट एज इज 30 इयर्स। जी, तो अगर युवाओं की बात करें डॉक्टर पेमड़े, थीम से ही अलाइन करते हुए, अगर आज कोई 15, 16, 17 ये जो टीनेजर्स हैं ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे? हाउ डू दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, बिकॉज दे हैव टू बी कॉन्शियस कि another 5 years, 10 years, 15 years they will go the family way. देखिए, किशोरावस्था में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा दबाव बच्चों पे होता है कि अपना उनको कैरियर आगे जाके बनाना है, बिल्कुल। किस तरीके से परिवार से अलग होके अपना परिवार शुरू करना है। सबसे पहले तो पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छे से जो भी कर रहे हैं वो करें और अपने आप को तैयार करें। मैडम ने कौशल की बात की, स्किल्स की बात की, स्किल्स डेवलप करें। Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम उपलब्ध रहता है ना। तो जी। अपनी क्षमताओं को देखते हुए उसकी तैयारी हमें करना चाहिए। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पढ़ाई और उसके बाद व्यवसाय।
और निश्चित रूप से स्वास्थ्य की हम बात करें तो अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें। Particularly, when they enter the puberty years, how do we ensure that they are educated at the right time with right information? हाँ, आपने जो एजुकेशन की बात की, शायद आप ये बात कर रहे हैं कि प्यूबर्टी के बारे में एजुकेशन Yes, उनको देना। yes. ये परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों से इसके बारे में बात करें, जो कि अक्सर ये बातें होती नहीं है घर में, लेकिन वो होना चाहिए, है ना। खास तौर पर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी बहुत उतना ही ज़रूरी है। घर में ये बातें हों, स्कूल में ये बातें हों, स्कूल में जब हम जाते हैं, ऐसा देखने में आता है कि कई बार वो जो अध्याय किताबों में दिए हैं उनको स्किप कर Yes. लेते नहीं है, लेकिन वो बहुत आवश्यक है। इन सारे बच्चों में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है जानने के बारे में, क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं है। Yes. तो अगर हम घर में नहीं बताएंगे, स्कूल में नहीं बताएंगे, तो फिर वो इंटरनेट पर ढूंढेंगे, गलत माध्यमों से ढूंढेंगे, गलत जानकारी लेंगे Yes. और एक अच्छे रास्ते पर नहीं चलेंगे फिर। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार अमित जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे गर्ल चाइल्ड का वेट बढ़ ही नहीं रहा है। इसका वेट लगभग 1 साल से 10 किलो ही है। एज है 2 साल 10 महीने लगभग। ओके, मैं बता जी, डॉक्टर हरीश जी। अगर हम देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन लगभग 3 किलो के आसपास एक हेल्दी वेट हम मानते हैं, ठीक है। 1 साल का होते होते उसका 3 गुना वजन हो जाता है, लगभग 10 से 11 किलो के बीच में। जो सेकेंड ईयर है, जो दूसरी साल है, उसमें 1-1.5 किलो वजन बढ़ता है बस। तो माँ बाप जो देखते हैं कि 1 साल में तो ये 3 गुना हो गया और अब लग रहा है बढ़ ही नहीं रहा, राइट, है ना। सामान्य तो है। ये बिल्कुल सामान्य है ये। ओके, लेकिन अगर वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, आप चेक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर के पास जाएं। अगर कम हो रहा है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं, Okay. उनको दिखाएं। कई समस्याएं हो सकती हैं, कई इन्फेक्शन हो सकते हैं, कई तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। इतनी चिंता है तो सरकारी अस्पताल में आइए, हमारे अस्पताल में आइए, कलावती जी, सरल पर चिल्ड्रन बहुत अच्छी हॉस्पिटल। बात है कि उन्होंने फ़ोन किया और वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करूं, डॉक्टर सीमा प्रकाश, अब तो गर्भ निरोधक के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, चाहे गोलियों की बात करें, परमानेंट, टेम्पररी और एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग रिवर्सिबल एक्टिंग एक्शन, रिवर्सिबल जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूसीडी की बात होती है। Yes. तो थोड़ा ये बताइए ऑप्शंस क्या क्या हैं और क्या आपको लगता है आज चाहे महिला हो पुरुष हो इन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं? बिल्कुल। बहुत जहाँ तक एक्सेस की बात है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, कि एक्सेस बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से सभी सुविधाएं मतलब सभी सरकारी अस्पतालों में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उसकी कुछ भी कॉस्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग दैट। वो 10,000 की चीज़ हो, 3,000 की हो, 5,000 की हो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। पीपल कैन गो एंड गेट इट फ्रॉम देयर। दूसरी बात हुई कि कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरीके के हैं, ऑप्शंस क्या हैं। तो हम बेसिकली 2 में डिवाइड करते थे अब तक, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्परेरी में ही आ जाते हैं, जैसे कॉन्डोम्स है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, फीमेल्स के लिए भी आते हैं। उसके अलावा जो गोलियां होती हैं, जिन्हें गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, माला एन के नाम से आती हैं। उसके अलावा जो है और भी गोलियां, सेंट्रोमेन की गोलियां, सहेली जो होती है वो होती है जी। फिर आ जाते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म, जैसे कि इंजेक्टेबल्स आते हैं, डीएमपी आता है, डिम्पा, वो इंजेक्टेबल होता है, एवरी 3 मंथ्स लगता है। फिर इम्प्लांट आता है जो कि 3 इयर्स के लिए लग जाता है। तो ये डिम्पा और इम्प्लांट ये पुरुष महिला दोनों के लिए है या किसके नहीं, लिए? सिर्फ महिलाओं के लिए। हाँ, एंड उसके अलावा जो है जैसे हम लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब वो रिवर्सिबल भी है, मतलब patient will have the choice to have pregnancy whenever she wants. Okay. और साथ में वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, जैसे कि 3 Okay. इयर्स के लिए आ गया एंड 10 इयर्स के लिए आ गए हैं, कॉपर आईसीडीज आ गई हैं। But I wonder, what about males? Are they also opting, say, for option like vasectomy? हाँ, वेसेक्टमी भी मतलब इट इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल इन इंडिया, आई डोंट नो द रीज़न फॉर दैट, बट दे आर सम मिथ्स अबाउट इट कि उससे इम्पोटेंसी हो जाती है, मतलब Okay. मर्दानगी कम हो जाती है, या वो कहते हैं कि ये धारणा कम, है। हाँ ये धारणा है कि कमजोरी आ जाएगी, इन जनरल शरीर में कमजोरी, और एक ऑपरेशन का उनको डर होता है कि ऑपरेशन विच इज़ जिसे कहते हैं नो स्कैल्पल वेसेक्टमी होती है, कि उसमें चीरा तक नहीं लगता, जी, पर फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी महिलाएं ही आगे बढ़ें, वही गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इस तरीके का एटीट्यूड है इंडिया में। जेंडर इक्वालिटी पर भी बहुत जरूरी है कि बात हो। Yes. बिल्कुल। अभी जैसे हमारे एक कॉलर ने पूछा कि बच्चा जो है वजन नहीं बढ़ रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई लापरवाही बरती गई है तो उसका लाइफ टाइम तक बच्चे पर असर पड़ सकता है, उसकी हेल्थ को लेकर, या अगर जो लेडी है वो खुद अगर पतली है तो क्या बच्चा भी वेट गेन नहीं करेगा? और किस तरीके की डाइट वो रखे ताकि जैसे कहते हैं ना कैल्शियम और आयरन ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो कैसी डाइट रखे कि बच्चा तंदुरुस्त रहे? मुझे लगता है मैडम ज़्यादा बताएंगी कि हमारे पतले या मोटे होने से बच्चे पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उस समय लगभग जो वजन बढ़ना है आपके प्रेगनेंसी के पहले और बाद के वजन में लगभग 10 किलो वजन उनका बढ़ता है, वो बढ़ना चाहिए, उतना है। और अगर वो नहीं बढ़ रहा है, बच्चे में कोई समस्या अंदर है, तो वो दिक्कत हो सकती है। आपने आदतों की और व्यवहार की बात की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे जो ज़्यादा ज़िंदगी भर तक जो प्रभाव डालता है वो हमारे व्यसन है, जैसे टोबैको, तंबाकू का सेवन या फिर अल्कोहल का सेवन उस समय अगर कोई करता है तो उसका ज़िंदगी भर बच्चे पर प्रभाव रह सकता है। बाकी खाना अगर नहीं खाएंगे या कम खाएंगे जानबूझ के या किसी और डर से या किसी तकलीफ की वजह से, तो उसके प्रभाव बढ़ते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर नहीं रहते, वो ठीक हो जाते हैं। अक्सर देखा गया कि फीडिंग के टाइम पर भी कुछ लेडीज़ हैं जो ड्रिंक भी करती हैं, स्मोक भी करती हैं। देखिए, ये सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा माँ के दूध के माध्यम से। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि बच्चा 2 महीने का 4 महीने का उसको कुछ अल्कोहल की मात्रा जाए, थोड़ा टोबैको की चीज़ें उसमें जाएं, तो उससे तो बचना ही चाहिए। बिल्कुल, सभी को बचना चाहिए और उस अवस्था में तो अवश्य बचना। बिल्कुल, से नो टू टोबैको, से नो टू एनी बैड हैबिट, से यस टू लाइफ, सो दैट वी कैन हैव हेल्दी पॉपुलेशन। और आज मैटरनल और चाइल्ड केयर पर बात करने के लिए डॉक्टर सीमा प्रकाश आपका, डॉक्टर हरीश मेमड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।